नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर बाराबंकी से है, जहां पर रात को गश्त के दौरान पुलिस और एसओजी टीम ने बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। वहीं सिपाही अंकित तोमर पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए दो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिससे दोनों बदमाश को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर बाराबंकी में भर्ती करवाया गया। वाहन रात में वहाँ पे इन लोगों को मिला, जिसको चेकिंग करके रोकना चाहे तो उसमें बैठे बदमाशों ने हमारे एक कांस्टेबल जो अंकित तोमर नाम है उसको चोट पहुंचाई। तो तत्काल वहाँ से, क्योंकि कांस्टेबल को चोट आई थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल आया गया। अभी सूचना मिली है कि जो लोग उसमें से भागे थे वो पुलिस लगातार कॉम्बिंग कर रही थी वहाँ पे, उसमें दो बदमाश पुलिस से टकराए हैं और वो पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें दो बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं और उनसे आगे पूछताछ की जा रही है। जैसा डिटेल मिलेगा आपको बताएंगे। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है। बता दें कि बुजुर्ग दुर्गा पासवान के बेटे इंद्रजीत पासवान ने 1 साल पहले अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी से 45,000 रुपए बीमारी के लिए कर्ज लिया था और 25,000 रुपए भी जमा कर दिया था, और वहीं बाकी पैसा वसूलने के लिए अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारी बाइक से बुजुर्ग के घर पहुंचे और धान, गेहूं और सरसों लेकर चले गए। बुजुर्ग ने बताया कि वे घर में अकेले रहते हैं और उनका कोई सहारा नहीं है, लेकिन अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारियों ने जबरन घर का ताला खुलवाया और घर में रखा सारा राशन का सामान लेकर चले गए। अब वो आस पड़ोस वालों से मांग कर खा रहा है। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है और बुजुर्ग व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाई है। इंद्रजीत ले रहना है पैसा, मेहरा रूमर लोग गई रहल, हरचना रहली ऊ रहना, ले आई लोग पैसा, आ ले आके तब से लोग भरते बा पैसा। हाँ, तब से लोग भरल है पैसा। ओकरे बाद अइला है यहाँ तो कहता न पैसा ले आवा दो, तो हम कहाँ से पैसा दें। ले गई बा ऊ लोग, तो ओके पकड़ा थी कर वहाँ बैठल घोटे पर बोला के लोग ले आना। हमारे गांव के एक वीडियो वायरल हुआ था, तो मैंने संज्ञान लिया, तो चाचा से आके पूछा कि चाचा किस तरह का आपके घर का वीडियो है। तो चाचा ने बताया कि हमारा लड़का इंद्रजीत, हमारा बहू ने समूह से पैसा लिया था, जो लोग पैसा नहीं दे पाए, तो इसके लिए हमारे खाने पीने का जो राशन थे वो लोग लेके चले गए। वहीं फर्रुखाबाद में घर के अंदर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक सोते समय धारदार हथियार से हत्या की गई है। मृतक की बेटी ने जब सुबह उठकर पिता को लहूलुहान अवस्था में देखा। वहीं 5 दिन पहले युवक का पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद पत्नी वेटित को बताकर घर चली गई थी। इसके बाद घटना की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूचना मिली कोई पुरानी रंजिश को लेकर के मर्डर किया गया, क्या पूरा मामला था? हाँ, पुराना रंजिश थी। किससे क्या थे? कुछ किसी हो सकता क्या? अभी तो फिलहाल में नहीं, मतलब घर वालों को तो मौका पे थे। इनका मर्डर हुआ है, उनका नाम क्या है? धर्मेंद्र। कितनी उम्र थी उनकी? लगभग होगी 50 साल। उनकी शादी हुई थी? हाँ, शादी हो गई थी। हाँ। कितनी बेटी कितनी है? एक बेटी है, एक बेटा। अच्छा। वहीं गाजियाबाद के नेशनल हाईवे 9 से एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सीएनजी भरवाकर स्कूल बस मेरठ एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड आ रही थी और इसी बीच एक गाड़ी में सवार 8 लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। इस हादसे में 2 पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत
पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बस के ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को कब्जे में ले लिया गया। ये धनपुर के तेजी मवाड़े के पास गांव है। ये हमारे दोनों भांजे थे। धर्मेंद्र हॉस्पिटल में है और नरेंद्र की डेथ हो चुकी है। इनकी दोनों गोभी मर गई। देखिए, आज सुबह लगभग 6:04 की घटना है, जब मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ की ओर से दिल्ली जा रही एक टीयूवी गाड़ी जिसमें कुल 8 लोग सवार थे, तो एक ही परिवार के थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है और एक रॉन्ग लेन में आ रही स्कूल बस द्वारा एक्सीडेंट किया गया है, जिसके ड्राइवर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उस पर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीकृत किया जा रहा है और पूछताछ जारी है। देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और टीयूवी में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था। दिल्ली से गाजीपुर के पास से सीएनजी भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और टीयूवी के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअलिटी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी, जो दिल्ली से सीएनजी भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जावेद चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जावेद, जिस तरह से अब ये वीडियो सामने आया है, ये बड़ी घटना जिसमें रॉन्ग साइड से बस आती है और वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि गलत टर्न लेने की वजह से ये हादसा हुआ है। क्या अभी तक कुछ वजह सामने आई है और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है या नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, बड़ी घटना है, दर्दनाक घटना है। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जिससे बताया जा रहा है कि जो बस है वो स्कूल बस थी और गनीमत में कोई बच्चा भी मौजूद नहीं था और जो बस है वो दिल्ली से सीएनजी डलवा कर नोएडा की तरफ को जाने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर आई थी। वही इसी दौरान जो मेरठ से टीयूवी गाड़ी है उसमें 8 लोग सवार थे और वो दिल्ली से मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इसमें आमने सामने की जबरदस्त टक्कर होने से इस तरीके से बस में टक्कर लग गई। बस में टक्कर लगने तीन के बच्चे उड़े, उससे 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 2 पुरुष है, 2 बच्चे हैं और 2 महिला भी हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि संपर्क दृष्टा लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बस के ड्राइवर की काफी लापरवाही थी, क्योंकि जिस बस को दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए था वो बस रॉन्ग साइड चल रही थी और रॉन्ग साइड चलने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, बस को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लिहाजा इसमें 2 अभी और गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको आज से ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जी ठीक है जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि लखनऊ से है, जहां पर आपको बता दें कि तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के 35वीं वाहिनी पीएसी में आज 61वीं तैराकी और क्रॉस कंट्री का प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी KS प्रताप ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और इसके बाद कार्यक्रम में कानपुर, गोरखपुर, बरेली, लखनऊ जोन की टीमों ने हिस्सा लिया। आपको बताते चलें कि पीएसी महानिरीक्षक अपर्णा कुमार और कमांडेंट 35वीं वाहिनी सत्येंद्र कुमार भी मौजूद रहे। मुझे बहुत हर्ष है कि आज 61वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक तैराकी एवं क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 2023 का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जोन, जिसमें 7 कमिश्नरेट भी शामिल है, एवं पीएसी के 3 जोन पूर्वी, मध्य और पश्चिम, कुल मिला के 12 जोन इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। इस प्रतियोगिता में पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिलाओं के स्पर्धाएं भी शामिल है। इस तरह
महिला एवं पुरुष प्रतिस्पर्धा यहाँ देखने को मिलेगा। क्रॉस कंट्री का भी प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष की श्रेणियां हैं। हमारे एक आरक्षी बलिराम ने नेपाल में एशियाई क्रॉस कंट्री में कांस्य पदक प्राप्त किया है। उसका प्रदर्शन को भी देखने को अवसर मिलेगा। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इसका कवरेज कर रहे हैं, और मेरी तरफ से सभी खिलाड़ियों को पूर्ण शुभकामनाएं कि वो सच्चे खेल की भावना से, स्पोर्ट्समैनशिप से, फेयर माइंडेडनेस से और अनुशासन से इस प्रतियोगिता को सफल सक्सेस बनाएंगे। धन्यवाद। वहीं हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा नदी के पुल से एक महिला ने छलांग लगा ली। हालांकि नदी किनारे मौजूद गोताखोरों ने महिला को डूबने से बचा लिया और महिला को नदी से निकालकर किनारे ले आए। वहीं गोताखोरों की सूचना पर जब पहुंची पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन महिला की हालत गंभीर होने के चलते रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल महिला के शव को अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये आई नदी से, पुल से कूद गई। गन्ना वाले ने हम लोगों ने देखा, उसको पकड़ के बांधना है तो सांस चलती थी। अपनी थोड़ी देर बाद कुछ जानकारी हुई कहाँ की महिला है? आगे जानकारी उधर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि फार्मासिस्ट श्याम सिंह ने कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके बच्चे झांसी में वह ड्यूटी पर था और तभी दिन में अज्ञात लोगों द्वारा उसके आवास का ताला तोड़कर उसके घर से सोने के आभूषण और नकदी चोरी कर लिए गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हमारे घर पे 8 से 2 के बीच में डकैती हो गई। दिन दहाड़े चोरी मतलब डकैती हुई, सामान चला गया, सामान सोने चांदी का सामान चला गया। क्या क्या सामान गया आप? 2 अंगूठी चली गई हमारी मैडम की, एक हमारी और एक जंजीर सोने की। अच्छा। और साड़ियाँ थी और बच्चों के कपड़े थे। हमारा कोट पैंट था, कोट पैंट चला गया। और अन्य सामान है कुछ, तो अभी जितना मिला सकता। पैसे वगैरह कुछ? 35,000 रुपया रखी थी रैग में हमारे। तो आपने इसकी शिकायत अभी क्या थाने? अभी हमने अपने अधीक्षक को दी है। ललितपुर में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ललितपुर में एक नमस्कार और राम राम करने पर दबंग आग बबूला हो गया और जब पीछे से युवक की पीठ पर छुरा घोंपकर उसे घायल कर दिया, जिसको लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। घायल युवक को परिजनों ने आनन फानन में ललितपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जहां उसका इलाज चल रहा है। तो वहीं चाकू से हमला करने वाला दबंग व्यक्ति पुलिस की पकड़ से दूरी बनाए हुए है। ये पूरा मामला थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती पुलिस चौकी का बताया जा रहा है। हमारे गरीब आदमी है, मिशन भी काम करते, थोड़ा तो हम भी काम कर लेते। 3 मोड़ी गोपाल तो ये राजेश नायक हम काय के चबूतरा है, लाइट चली जाती तो चौतरा पे भेज जाता। हमने कारदीप के चौतरा पे भगवान के सीधे चुरा। हमने उनसे नमस्कार की कि तुम करोड़पति आदमी हो, तुम हमने नमस्कार कर इसके लगे हमसे नमस्कार, क्योंकि भी भयंकर किए थे। अच्छा, किस चीज से मारा आपके लिए? चुरा से, उनसे पूछ लो अपनी मैडम, हमारी मैडम राजेश नायक। किस बात को लेकर मारपीट हुई? बस राम राम करी और बस इतने में मार है कि काय करी हमसे राम राम। आज आप कहाँ पर इलाज कराने आए? सरकारी। खबर ललितपुर से है, जहां पर विकासखंड बिरधा के उमरिया डोंगरा पिपरिया संपर्क रोड बरसात के चलते दलदल में तब्दील हो चुकी है, जिसके चलते बच्चे स्कूलों का
जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब दिक्कत ज्यादा हुई तो ग्रामवासियों समेत स्कूली बच्चों ने जिलाधिकारी के यहाँ एक ज्ञापन देते हुए बताया कि रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए जिससे बच्चे स्कूल जा सकें। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रोड दलदल में तब्दील हो चुका है और उच्च अधिकारी शासन की मंशा पर पानी फेर रहे हैं और बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं। स्कूल में प्राथमिक पूर्व विद्यालय है, मतलब गांव से इतनी स्थिति खराब रोड थी कि बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ थे, ना बच्चे जा पाते और टीचर लोग भी नहीं आ पा रहे वहाँ पे। और मतलब इतना खराब रास्ता है कि ना बच्चे जा रहे ना कोई। हम चाहते हैं, हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है और सीडीओ साहब के पास गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आपका कार्य हो जाएगा बरसात से पहले। और बरसात से पहले भी निरीक्षण हुआ है, उससे पहले भी डीजीओ साहब गए थे, उन्होंने निरीक्षण किया था कि बरसात से पहले कार्य हो जाएगा। तो अभी तक कार्य हुआ, हम लोग इसलिए आए यहाँ पर कि भैया अभी तक कार्य क्यों नहीं हुआ है। जहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय, एक पंचायत भवन निर्मित है और आज तक ना तो किसी भी अधिकारी ने इस रोड के बारे में संज्ञान में लिया। चलिए अब आपको सीधा लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसके बाद प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। विशेष रूप से आपने गर्मी के सीजन में देखा कि एकदम से बढ़कर के 27,000 मेगावाट के भी पार हो गई थी। ऐतिहासिक वृद्धि हुई है और आने वाले दिनों में हम लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ऊर्जा की जो खपत है, ऊर्जा की जो मांग है, वो लगातार बढ़ती जाएगी। उसके मद्देनजर आपको ये भी याद होगा कि हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समय फरवरी में जो हुई थी, उसमें एनटीपीसी के साथ ओबरा में हमने पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया था। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी समझौता था और उसी कड़ी में उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद इस समझौते पे मिला और उन्हीं दिनों उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे, वहां हम लोगों की मुलाकात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, माननीय गवर्नर साहिबा भी थी। तो प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा में ये बात हमने रखा कि ओबरा और ये जो क्षेत्र है सोनभद्र का, ओबरा, अनपरा, ये पूरे देश का, पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एनर्जी हब बन सकता है। तो उस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी को, केंद्रीय ऊर्जा सचिव को और एनटीपीसी को सबको सूचना दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि इस प्रोजेक्ट पे आप लोग जल्दी से आगे बढ़िए। इसलिए केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एनटीपीसी ने अब उस समझौते पे आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के साथ जो करार हुआ था उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज मंत्रिपरिषद ने ओबरा में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट स्थापित करने की आज मंजूरी हमको मिली है। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी। मतलब इस तरह का प्लांट जो है अभी तक अपने राज्य में बना नहीं है। आपने सुपर क्रिटिकल सुना होगा, लेकिन अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल शब्द ये पहली बार उत्तर प्रदेश के पावर सेक्टर में आ रहा है और उसके फायदे ये होंगे कि ये जो प्लांट होते हैं इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है, इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है, पीएलएस ज्यादा होता है, कोयले का कंजम्पशन इनमें कम होता है और इसके चलते स्वाभाविक रूप से कॉस्ट ऑफ पावर जो है, जो आदमी उपभोक्ता को जो बिजली की कीमत देनी पड़ती है वो कम पड़ती है। तो इस प्रकार ये 800 मेगावाट के 2 प्लांटों की यूनिट ओबरा डी के नाम से हम लोग उसको नाम दिए हैं, ओबरा डी करके ये स्थापित होगी। वहाँ हमारे पास लगभग 500 एकड़ हमारी कॉलोनी में जमीन है, उसी जमीन पर ये प्लांट बनेगा। जो अन्य जमीन आवश्यक होगी उसको ले लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार और एनटीपीसी का 50-50 का ज्वाइंट वेंचर बना करके इस प्रोजेक्ट को अमल किया जाएगा। इसमें 30% इक्विटी हम लोग देंगे, दोनों पार्टियां, मतलब कि हम, राज्य सरकार और एनटीपीसी देगी
और 70% इसका बैंकों से या वित्तीय संस्थाओं से लोन लेने का हम लोगों का विचार है। इस प्रकार ये यूनिट अब आज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हम लोग इसके स्थापना की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है कि पहला यूनिट इसका 50 महीने में और दूसरा यूनिट इसका 56 महीने में बन करके तैयार हो जाएगा और इसको हम जनता की सेवा में डाल सकेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये पहला उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा और इसकी जो 800 की जो दो प्लांट की जो क्षमता 1600 मेगावाट की है, वो अभी तक की थर्मल सेक्टर में स्थापित जो क्षमता है हमारी लगभग 7000 मेगावाट की, तो आप देख सकते हैं कि लगभग उसकी 1/4 क्षमता का ये अकेला ये प्लांट बनने जा रहा है, जो बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 17,000, आपने अच्छा किया आप प्रश्न पूछा, 17,985 करोड़। सुविधा के लिए हम 18,000 करोड़ लिख सकते हैं और इसका 50-50% का भागीदारी होगी और 30% इसमें हम इक्विटी देंगे। लगभग उस हिसाब से हमारा जो शेयर आएगा इक्विटी में लगभग 2,697 करोड़ रुपए हमारा इक्विटी का पैसा राज्य सरकार को देना होगा। 50 महीने, पहला यूनिट 50 महीने, 2 यूनिट है 800 के, तो पहला यूनिट का लक्ष्य है हमारा 50 महीने में और दूसरा यूनिट उसके बाद के 6 महीने 56 महीने में हो जाएगा। धन्यवाद। हमारी ओर से इतना है। कोयले की कमी नहीं बताई जा रही, कोयले की कमी नहीं है। कोयले की हमारे देश में पर्याप्त कोयला है। जो समस्याएं आती हैं उसकी स्वच्छ टेक्नोलॉजी के साथ उस कोयले का दोहन या खनन या उपयोग, इसमें दिक्कतें आती हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है चूंकि। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।